अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि एफबीआर वाले कभी भी सेल्स टैक्स पे अगर नोटिस करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि इस सेक्शन को कंसिडर ना करें। और वो ये है सर्टेन ट्रांज़ैक्शन नॉट एडमिसिबल। नॉट एडमिसिबल का मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा है कि भाई अगर आपने सेल्स टैक्स की पेमेंट जो की है, जो सेल्स टैक्स की इनवॉइस की पेमेंट की है, अगर वो अदर देन बैंकिंग चैनल के थ्रू की है तो हम आपको उस पे छोड़ेंगे नहीं और आपको उस पे नोटिसेस ज़रूर करेंगे और ये एक रेगुलर नोटिसेस है उन लोग के लिए ज़्यादातर जो रिफंड प्रोसेस में होते हैं या जिनका कैरी फॉरवर्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो इसमें इस सेक्शन में वो बता रहे होते हैं कि भाई 50,000 से ऊपर की ट्रांज़ैक्शन पे अगर आपने किया तो हम और अगर आपने कैश बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं किया, तो हम आपका इनपुट टैक्स डिसअलाउ कर देंगे। अच्छा, अब उनको डाटा कहाँ से मिलता है मैं आपको बताता हूँ। वो आपके इनपुट टैक्स का एनएचआर ए का जो डाटा होता है ना, वो सारा निकालता है और उसके अंदर वो 2 साल या 3 साल का नोटिस करता है, उसमें बोलते हैं कि भाई ये वो ट्रांज़ैक्शन है जिसकी आपने पेमेंट की है और ये इनपुट्स क्लेम आपने किए, इसकी हमें पेमेंट बताएँ। अब इसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसी आती हैं कि आपसे बोलते हैं कि भाई लाएँ इसकी बैंक स्लिप्स दिखाएँ, अगर आपने नहीं किया तो आपका इनपुट टैक्स डिसअलाउ करना शुरू कर देते हैं। एक चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट आती है कि जिससे आपने बाय किया होता है, अगर किसी कंपनी ने किसी ऐसे सप्लायर से बाय किया होता है कि उस वक़्त तो वो रजिस्टर्ड होता है, बाद में जाके वो अनरजिस्टर्ड हो गया तो वो उस पे भी क्यूरी उठा देते हैं, बोलते हैं ये आपने ये इनपुट आपने टैक्स गलत लिया। और इसी के ऊपर हज़ारों केसेज़ हैं जो कि हाई कोर्ट लेवल तक भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट लेवल तक भी जा चुके हैं। मैं खुद भी एक केस में शामिल था, जिसमें उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने स्ट्रेट अवे उस चीज़ को डिसअलाउ कर दिया हाई कोर्ट में जाके। बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट में हम वो फैसला जीत गए थे, लेकिन होता ये है कि इसमें आपको ना बहुत केयरफुल रहना पड़ता है अपनी डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, बैंकिंग चैनल में अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं तब भी वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन वो आपको वो है ना बताना पड़ता है कि ये ट्रांज़ैक्शन आपके बैंक स्टेटमेंट से वेरीफ़ाई हो जाए। अच्छा, इसके ऊपर एक्सेप्शन क्या होती है कि भाई यूटिलिटी के बिल हैं, सही है, वो आप पे नहीं कर सकते, कैश में भी पे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि आपको जब भी पेमेंट करनी होती है ना, आप अपने बैंकिंग चैनल को ज़रूर यूटिलाइज़ करें, कैश पे नहीं करें। क्यों? वजह एक और बताता हूँ। देखिए, वो ये कंसिडर करते हैं कि भाई ये जो आपने कैश की पेमेंट की नहीं, ये आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, जो इस आउटपुट से रिलेट नहीं करती है। जो आपके आउटपुट से आपके बिज़नेस से रिलेट नहीं करती, आपने कहीं और से पैसे लेके इसकी पेमेंट कराई, तो उस चीज़ पे वो आपको डिसअलाउ कर देते हैं। अच्छा, वही तो जब और एक चीज़ और ट्रैक करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। आप लोग जब अपना 181 का जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं इनकम टैक्स में, तो उसमें अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट देते हैं, सही है ना? तो प्राइमरी बैंक अकाउंट देते हैं, वो बोलते हैं बैंक अकाउंट तक चेक करते हैं वो आपका। इतनी ज़्यादा स्क्रूटनी हो रही होती है, क्योंकि सेल्स टैक्स के नोटिसेस में ज़्यादातर जो चीज़ें आती हैं ना, वो तो इनपुट के ऊपर आती है। इम्पोर्ट में कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके उनके विभॉग के सिस्टम से, या जो एक वो नया सिस्टम है, वो वहीं से ट्रांज़ैक्शन रूट होती आती है और वहाँ पे बैंकिंग जो है इन्वॉल्व होती ही होती है। तो इसके अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर एक और, अब भाई मैंने अगर किसी से बाय किया है, मुझे तो उसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता ना कि वो पहले क्या था, पहले वो कौन था, क्या बिज़नेस करता था, फिर बाद में क्या बिज़नेस करता था। और आप जो उसका सीएनएसई लेते हो या जो आप उसकी डिटेल लेते हो, वो इन गुड फेथ लेते हो। आपको भी नहीं पता होता कि भाई यार ये आपने जो ट्रांज़ैक्शंस किए, ये किस बेसिस पे किए, मुझे तो नहीं पता। तो हमेशा याद रखें कि आप अगर किसी भी सप्लायर से या वेंडर से कोई भी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, तो उसकी आइडेंटिटी पूरी लिखें, यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना आपके पास पूरी होनी चाहिए। उसका एनटीएन नंबर, सीएनएसई, रजिस्टर्ड ऑफिस, जो भी चीज़ है ना उसकी उसकी टैक्स प्रोफाइल, हर चीज़ ज़रूर चेक करें, अदरवाइज़ आपको नोटिस को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात याद रखें। सही है, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन ली वो लास्ट में जो दिन गुड फेथ ली होती है। आपको उसके बारे में नहीं पता होता कि भाई वो बंदा पहले क्या करता था, उसका पास्ट का टैक्स रिकॉर्ड कैसा रहा है, आपको नहीं पता, लेकिन आप अपने वेबसाइट पे उस चीज़ को मेक श्योर करके रखें। एक बात ये होगी। उसके बाद मैंने जब डेबिट नोट, क्रेडिट नोट बता रहा था, तो मैंने उसमें ये बताया था कि आपको 180 दिन के अंदर पेमेंट करनी ही करनी है, अदरवाइज़ वो डिसअलाउ हो जाती है। यहाँ पे एक टाइम पे ये सबसेक्शन 4 आया था।
जिसमें ये कह रहा है रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट टैक्स टैक्स क्रेडिट और डिडक्शन ऑफ इनपुट टैक्स विच इज एट्रीब्यूटेड टू सच टैक्सेबल सप्लाईज। सच टैक्सेबल सप्लाईज है, ये याद रखिए, सच टैक्सेबल सप्लाईज का वर्ड यूज किया है। Exceeding in aggregate of 100 million rupees in a financial or 10 million in a tax year। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी से अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ये ऐसी कोई ट्रांजेक्शन ना हो, यानी कि आप किसी को सप्लाई ऐसे ना करो जो 100 मिलियन से ज़्यादा एक फिस्कल ईयर में हो और 10 मिलियन इन अ टैक्स पीरियड हो। आपने किसी को सप्लाई की है, आपने किसी को सप्लाई की जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो आपको ट्रैक रखना पड़ेगा कि उससे आपकी जो सप्लाईज हैं वो 10 मिलियन से ज़्यादा ना हो एक 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 टैक्स पीरियड में, एक मंथ के अंदर, या 100 मिलियन से ज़्यादा नहीं हो जाए पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। फिर उसकी कुछ एक्सेप्शन उसने दी है, लेकिन ये सारे वही लोग हैं जो कि गवर्नमेंट के इदारे हैं। गवर्नमेंट को तो आपको पता है यहाँ पे खुला छूट मिलता है, तो उन लोग के लिए आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये सेक्शन 73 जो आपको नोटिस में हमेशा मिलेंगे। अब आपको जस्टिफाई कैसे करना है, आपको हमेशा इनके डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखनी है, इस पॉइंट ऑफ व्यू की कि अगर हमारे पास नोटिस आता है तो हम उसका उसका जवाब दे सकें। इंटरनल कंट्रोल इसमें यही होते हैं कि भाई आप अपनी सीनियर मैनेजमेंट को कहें कि भाई हम कैश ट्रांजेक्शन को पसंद नहीं करते हैं, हम इसको डिसलाइक करते हैं। तो आप लोग हमेशा इस चीज़ में सेफ रहेंगे और लोग और बता सकेंगे टैक्स डिपार्टमेंट को कि भाई हमारी ट्रांजेक्शन होती नहीं है। अच्छा, एक तो ये एक सेक्शन तो मुझे ये बताना था आपको, थोड़ा-सा मैं तो बताना चाहूँगा। अच्छा, और रिफंड का एक सिचुएशन मैंने बताया था आपको कि भाई हम रिफंड, अच्छा ये सेक्शन 65 है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वाला है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ आपकी एक प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, ठीक है? आप एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उसके बारे में किसी भी शेड्यूल में लिखा हुआ नहीं है। भाई पाकिस्तान के अंदर हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, हज़ारों प्रोडक्ट्स के बारे में ना 5th शेड्यूल में होगा, ना 6th शेड्यूल में होगा, या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या 8th शेड्यूल में हो सकता है। तो ऐसे अगर सिचुएशन आ जाती है, तो अब इसको कैसे डील करें कि भाई वो प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री में कुछ 18% ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे, और आपको पता ही नहीं इसको क्या है। तो अगर आपके डिपार्टमेंटल में अगर इस टाइप की कभी कोई चीज़ें, अगर इस तरह के कोई कॉन्फ्लिक्ट आपको नज़र आए, तो उसपे मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगा कि सेल्स टैक्स का कानून कभी भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लेता, हमेशा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पे ही चलता है। यानी कि एक प्रोडक्ट पहले आप एग्जाम कंसिडर जीरो रेट कंसिडर कर रहे थे, लेकिन बाद में जब जजमेंट आती है तो पता लगता है वो 18% है। तो ऐसा नहीं होता कि जितनी सारी एग्जाम वाली है उनको भी कंसिडर करते हुए आप बोलेंगे भाई नहीं ये भी जो है ना क्या नाम है, इस पे भी 18% चार्ज करो, नहीं। वो प्रोस्पेक्ट इफेक्ट ही चलता है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कभी भी नहीं आएगा, ये याद रखें बात। किसी भी इन 4 पॉइंट्स को सेक्शन 65 ज़रूर पढ़िएगा। अगर इसमें कोई आपको लोग की क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आपका कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा कि आप लोग को इसको डील किस तरीके से करना है, कैसे ट्रांज़ैक्ट अपने से इन 2 को की डॉक्यूमेंटेशन कैसे कंप्लीट करनी है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, और आपकी कोई भी क्यूरी हो सेल्स टैक्स से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम।